नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन्स की, जो कि सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिससे 1 नंबर का प्रश्न आपका हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले के 2 वीडियो लेक्चर्स में आपने भोजन को समझा, भोजन के अवयवों को समझा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इत्यादि की हमने बात की। उससे पहले उसके बाद वाले दूसरे लेक्चर में आपने देखा भारत में कौन कौन से क्षेत्रीय व्यंजन पाए जाते हैं, कहाँ किस किस क्षेत्र में किस प्रकार का भोजन किया जाता है और भोजन का संरक्षण कैसे किया जाता है ताकि भोजन लंबे समय तक ख़राब ना हो। इस लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन्स की। और शुरू करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विटामिन्स की खोज पोलैंड के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कैसिमिर फंक। कई बार पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने की, तो ऑप्शन में फंक दिया होता है, कैसिमिर फंक नहीं देते, पूरा फंक देते हैं। तो खोज कैसिमिर फंक ने की। इसके अलावा आप देखेंगे विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। सहायक आहार की संज्ञा किसने दी? हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने दी। विटामिन होते क्या हैं? देखिएगा, जनरली हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो 3 शब्दों से हमारा वास्ता पड़ता है। पहला पड़ता है हमारा विटामिन से, जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक शब्द आपके होते हैं एंजाइम और एक शब्द आपके होते हैं हार्मोन्स। अभी हम बात करेंगे विटामिन की, और अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे अन्य चैप्टर्स की, पहले तो बात करेंगे एंजाइम की, हार्मोन की, तब आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे कि विटामिन क्या है, एंजाइम क्या है और हार्मोन क्या है। ठीक है, विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, मैं बता चुका हूँ आपको भोजन के घटक वाले वीडियो में। कार्बनिक यौगिक हैं, अर्थात कार्बन से मिलकर बनी है मुख्यतः। इनका मुख्य काम क्या है? ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखिएगा, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसके 2 भाग होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक पूरा प्रोसेस है जिसके 2 भाग होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। क्या होता है समझिएगा, जब भी आप भोजन करते हैं तो उस भोजन से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसके अलावा आपकी बॉडी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि इकट्ठा हो जाता है ना। मसल्स में प्रोटीन, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट इत्यादि स्टोर हो जाता है। ये सारा प्रोसेस आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये सारा प्रोसेस आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और इसी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं कौन? आपके विटामिन करते हैं। इसके अलावा विटामिन हमें बहुत सारे रोगों से बचाते हैं, बहुत सारे रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। और विटामिन की खोज किसने की? कैसिमिर फंक ने की। विटामिन को मोटे रूप से 2 भागों में बांटते हैं। जनरली आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है या कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो 2 प्रकार के विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील होते हैं वो ए, डी, ई के होते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन जितने भी हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला, वे विटामिन जो जल में घुलनशील हैं, जल में घुल जाते हैं। दूसरा, वे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। शॉर्ट में इनको अगर ट्रिक से देखें तो कीड़ा कह दिया जाता है, कीड़ा, क्योंकि इसमें ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, की और के चारों आ जाएंगे ना, तो इसे कीड़ा भी कह देते हैं। बीसी और कीड़ा, इस तरह से हम इसे याद रखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन बीसी और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, के ई डी ए, अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं जल में घुलनशील विटामिन, अर्थात हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी और विटामिन सी की। तो याद रखिएगा, विटामिन बी जो है वो भी कई प्रकार का होता है। विटामिन बी ऐसा विटामिन है जो कई प्रकार का होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7 और B12, है ना। कई तरह के आपके विटामिन है। बी विटामिन भी कई प्रकार का होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। आपको करना क्या है, विटामिन याद कैसे रखते हैं? हर एक विटामिन का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक विटामिन का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए, और उस विटामिन का स्रोत क्या है, वो विटामिन आपको कैसे प्राप्त होगा। ये 4 चीज़ें आपको किसी विटामिन के बारे में पता होनी चाहिए। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन सबसे पहला बी विटामिन है। विटामिन बी कई प्रकार का होता है। पहला है B1, जिसे थाइमिन कहते हैं, यानी कि विटामिन B1 विटामिन बी का एक प्रकार है, इंग्लिश में थाइमिन कहते हैं। ये इसका रासायनिक नाम भी है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ध्यान रखना, इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से होने वाला बेरी बेरी रोग क्या होता है कि आपकी मसल्स इत्यादि कमज़ोर हो जाती हैं, आपके हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और बेरी बेरी रोग भी 2 तरह का होता है, जिसे कहते हैं ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी।
चर्चा करेंगे बायोलॉजी, कोर बायोलॉजी में, कि बेरी बेरी रोग भी दो प्रकार का होता है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। इसमें नॉर्मली वीकनेस आती है और हार्ट में समस्या आती है, कुछ सांस लेने में भी समस्या रहती है इसमें। और बेरी बेरी कमी का मेन कारण क्या है? विटामिन B1 की कमी। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, ऐसे इलाके जहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है, ऐसे इलाके जहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है वहाँ विटामिन B1 की कमी हो जाती है। उसकी वजह क्या है? देखिएगा विटामिन B1 जो है वो अनाजों से मिलता है, मुख्य जो स्रोत है वो क्या है? इसके अनाज होते हैं। और जहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है, इसका मतलब है चावल के अलावा कोई और अनाज नहीं खाया जाता। आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, तटवर्ती इलाकों में मछली चावल ज़्यादा खाया जाता है, तो मछली से उनको प्रोटीन इत्यादि मिल जाती है। चावल में क्या होता है, आजकल आप देखते हैं कि जिस तरह से आप धान निकल के आता है खेत से, तो धान से चावल निकालने के लिए उसे किसी न किसी मिल पे लेके जाते हैं, किसी न किसी मशीन पे लेके जाते हैं। और जब उस धान से चावल निकाला जाता है तो मशीन क्या करती है कि पहले धान के छिलके को उतार देती है, और एक दूसरी मशीन में जब चावल जाते हैं, पहला प्रोसेस क्या होगा कि आपने मशीन में धान डाले, धान का छिलका उतर गया, चावल निकल आया, तो वो चावल जो निकल के आता है थोड़ा सा ना बदरंग होता है, हल्का हल्का उस पर निशान होते हैं चावल पे, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। चावल देखने में अच्छा लगे इसके लिए चावल पे पॉलिश की जाती है। अब चावल पे पॉलिश का मतलब ये नहीं है पॉलिश जैसे हम जूतों पे करते हैं वैसे पॉलिश नहीं हो रही है। करते क्या हैं कि चावल को दूसरी मशीन में डालते हैं, कि पहली मशीन में धान डाले, उससे चावल मिल गया, अभी वो चावल देखने में अच्छा नहीं है, उस चावल को दूसरी मशीन में डाला, और दूसरी मशीन में वो चावल एक पाइपलाइन से गुजरता है, और उस पाइपलाइन में इस तरह के रेशे होते हैं उस मशीन में कि चावल उससे रगड़ के जाता है। यानी कि दूसरी मशीन में चावल क्या करता है, बहुत बारीक कपड़े के रेशों से रगड़ता हुआ जाता है। तो जब चावल रगड़ जाता है तो चावल की ऊपरी परत निकल जाती है। अगर आप चावल को किसी चीज़ से रगड़ देंगे तो ऊपरी परत निकल जाएगी, तो जब ऊपरी परत निकल जाती है तो चावल पर थोड़ी सी चमक आ जाती है, इसी को पॉलिश करना कह देते हैं, हालांकि पॉलिश जैसा कुछ नहीं होता। और जब ऊपरी परत उतर जाती है तो ऊपरी परत में जो विटामिन है वो निकल जाते हैं, कि पहली मशीन में धान डाले, उससे चावल मिल गया, चावल जो था वो थोड़ा सा बदरंग था, कि जैसे ही धान का छिलका उतरा तो चावल बहुत साफ़ नहीं था। अब उसको दूसरी मशीन में डाला और उसमें से उन चावलों को एक ऐसे पाइप से गुजारा जहाँ पे बहुत सारे रेशे वाले कपड़े लगे हुए हैं, और चावल उनसे रगड़ता हुआ जब जाता है तो वो चावल की ऊपरी परत निकल जाती है, तो चावल पे चमक आ जाती है, लेकिन चावल की ऊपरी परत निकल जाती है, और ऊपरी परत में विटामिन B1 होता है। अब जिस एरिया में सिर्फ चावल खाया जा रहा है और चावल पॉलिश वाला है, अर्थात उसकी परत निकली हुई है, तो विटामिन B1 नहीं मिलेगा, और B1 नहीं मिलेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जिन इलाकों में ज़्यादा चावल खाइए, सवाल पूछा जाता है कि जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा चावल खाया जाता है वहाँ कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो वहाँ पे बेरी बेरी रोग होने की संभावना होती है, क्योंकि चावल उन्होंने खाया है, चावल पॉलिश वाला है, और पॉलिश के चक्कर में उसकी ऊपरी परत निकल गई है, इसलिए विटामिन B1 नहीं मिल रहा। अब चूंकि उस एरिया में चावल ही खाया जा रहा है, तो दूसरे अनाजों से विटामिन B1 मिलने की संभावना भी खत्म हो गई, कि अगर वो चावल के अलावा दूसरा भी अनाज खाते, गेहूं खाते, मक्का खाते, तो शायद उन्हें विटामिन B1 मिल जाता। लेकिन तटवर्ती लोग हैं, मछली चावल ही खाते हैं, तो दूसरा अनाज खा नहीं रहे तो विटामिन B1 मिल पाए। इस तरह से तटवर्ती इलाकों में, अर्थात जहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है, वह कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1। किसकी वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? यीस्ट कहते हैं खमीर से, आपने देखा होगा। इसके अन्य स्रोत अनाज, सोयाबीन, दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियां आदि। ध्यान रखना, जहाँ ज़्यादा चावल खाया जाता है वहाँ बेरी बेरी रोग हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यही प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला विटामिन है B2। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, आपको याद रखना है। विटामिन B1 का नाम था थायमीन, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ध्यान रखने का, इसकी कमी से केलोसिस रोग हो जाता है। केलोसिस, याद रखना, केलोसिस रोग हो जाता है। और केलोसिस रोग में आपकी त्वचा पे लाल चकत्ते, ओठों का फटना, जीभ का फटना, ये सब हो जाता है। त्वचा का फटना, ओठ का फटना, जीभ का फटना, ये किसके लक्षण है? केलोसिस के लक्षण हैं। केलोसिस किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत क्या हैं? आपके पनीर, अंडा, मांस, पत्तेदार सब्जियां, ये इसके स्रोत हैं। याद रखिएगा, विटामिन के स्रोत आपको मेनली वो याद करनी है जो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत अलग तरह के होते हैं। जैसे विटामिन C किससे मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है। तो कुछ खास स्रोत होते हैं, वो आपको याद करने हैं। जहाँ पे स्रोत कॉमन मिले हैं आपको, कि पनीर, अंडा, मांस, दूध,
ये कभी नहीं पूछेगा आपसे। जहाँ कोई स्पेशल स्रोत होगा कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पपीते में कौन सा पाया जाता है, आम में कौन सा पाया जाता है, गोल्डन चावल में कौन सा पाया जाता है, उस केस में आपसे विटामिन का स्रोत पूछेगा। अदरवाइज कॉमन स्रोत आपसे नहीं पूछेगा। 2 विटामिन आपने देखे, थायमीन, राइबोफ्लेविन, दोनों से होने वाले रोग देखे कमी से। तीसरा विटामिन है B3 जिसका नाम है नियासिन, जिसका नाम है रासायनिक नाम नियासिन है। जैसे विटामिन B1 का थायमीन था, B2 का राइबोफ्लेविन था, B3 का नियासिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा, जिससे इसके लक्षण क्या है, बालों का गिरना, शरीर में लाल रंग के चकत्ते पड़ जाना और मुंह में छाले हो जाना। याद रखना ये पेलाग्रा रोग के लक्षण है। कहाँ से मिलेगा विटामिन B3? दूध, अंडे, मांस, मछली, पत्तेदार सब्जियां आदि। वही कॉमन अभी तक जो आप देख रहे हैं सब कॉमन इनके स्रोत हैं। विटामिन B5 की बात करें, इसे कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल इसे कहते हैं विटामिन B5 को। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है और शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। विटामिन B5 जिसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, जैसे आपने देखा विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से चर्म रोग हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी कमी से शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। मिलेगा कहाँ से? वही कॉमन इसके सोर्स हैं, दूध, मांस, अंडा और आदि। अगला विटामिन B6 है, इंपॉर्टेंट विटामिन, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B1 आपने देखा जिसका नाम था थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा था सपनों को याद रखने वाला विटामिन। आप जब भी कोई सपना देखते हैं और सपना आपको याद रहता है तो किसकी वजह से याद रहता है? वो विटामिन B6 की वजह से याद रहता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B6 की कमी होती है तो आपको अपने सपने आप देखेंगे तो रात में, लेकिन आपको सुबह याद नहीं रहेंगे। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। एनीमिया का मतलब है खून की कमी, हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। इससे चर्म रोग हो जाता है, पेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। और कौन सा विटामिन है? B6 क्या कहते हैं इसे? सपनों को याद रखने वाला विटामिन। मांस से मिलेगा, मछली से, अंडे से, यानी कॉमन इसके भी सोर्स कैसे हैं? कॉमन है। विटामिन B7 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन B7 को ही विटामिन H कहते हैं, याद रखना, कई बार पूछा गया है। इसको ही विटामिन H कहते हैं। इसकी कमी से चर्म रोग यानी कि त्वचा के रोग, बालों का झड़ना, और इसके सोर्स क्या है? अखरोट, मांस, अंडा, ईस्ट इत्यादि। अगला विटामिन B का है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है ना। साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से खून की कमी हो जाती है। आपके नर्वस सिस्टम में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। आपके नर्वस सिस्टम में आपका दिमाग होता है, रीढ़ की हड्डी होती है और पूरे शरीर में तंत्रिकाएँ होती हैं। जैसे ये हाथ है, इस हाथ को मूव कर रहे हैं तो दिमाग के सहायता से कर रहे हैं ना, तो दिमाग कंट्रोल कर रहा है रीढ़ की हड्डी के थ्रू और तंत्रिकाएँ के थ्रू। अगर इस हाथ में चोट लगती है तो दर्द का मैसेज भी तंत्रिकाओं के थ्रू होकर, रीढ़ की हड्डी के थ्रू होकर आपके दिमाग तक पहुंचेगा। इस सबको तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, पढ़ेंगे हम कोड बायोलॉजी में। तो विटामिन B1 की कमी से पहला काम एनीमिया, जिसे कहते हैं रक्त अल्पता, जिसे तंत्र में गड़बड़ियाँ। मिलेगा कहाँ से? दूध एवं अंडा व मांस से मिलेगा। ध्यान रखना विटामिन B12 यकृत में स्टोर हो जाता है। यकृत कहते हैं जिगर से या कहते हैं लीवर से। आपका जो लीवर यहाँ होता है, इस साइड होता है राइट हैंड पे, लीवर में आपका विटामिन B12 स्टोर हो जाता है। आंत के जीवाणु है ना, आंत के जीवाणु, आपकी आंतों में कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कोर बायोलॉजी में बात करेंगे इसके, उनका क्या काम होता है। जैसे हम दही खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं जो कि फ़ायदेमंद होते हैं। याद रखिएगा, आपको अननेसेसरी कभी भी एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं। और कोरोना के केस में भी आपने सुना होगा, WHO ने भी कहा है कि वे वजह आपको एंटीबायोटिक नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया जो आपको लाभ पहुंचाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो आपकी आंतों में जो जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं? विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, यानी कि सिंथेसिस करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में ये बना लेते हैं विटामिन B12 को। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से कोबाल्ट। विटामिन B12 में मुख्य रूप से कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट एक धातु है
और कोबाल्ट रक्त निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके रक्त में आयरन पाया जाता है ना, हम कहते हैं ना आयरन खाइए, आयरन की सब्जियां खाइए, पत्तेदार सब्जियां, पालक इत्यादि हम लोग खाते हैं, तो उससे क्या होता है, पत्तेदार सब्जियों से और आयरन से, पालक से आयरन बढ़ता है। इसी प्रकार से आपके शरीर में एक धातु पाई जाती है कोबाल्ट, और कोबाल्ट किसका मुख्य घटक है, विटामिन बी12 का। आप नाम में देख रहे हैं ना साइनोकोबाल्मिन, तो यहाँ से निकल के आ रहा है ना कोबाल्ट, तो विटामिन बी12 का मुख्य घटक है कोबाल्ट, जो काय के लिए, रक्त निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड बनाने में, ब्लड के निर्माण में विटामिन बी12 का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तभी तो बी12 की कमी हो जाए तो खून की कमी हो जाती है ना। बात कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। अगला देखेंगे विटामिन जो कि जल में घुलनशील है, सी, विटामिन सी। विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और ध्यान रखिएगा विटामिन सी की कमी से क्या त्वचा की समस्याएं हो जाती हैं, घाव का न भरना, मसूड़ों से रक्त आना इत्यादि। मेन इसके स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से, तो आप देखते हैं इसकी क्या होता है, त्वचा की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा घाव न भरना। इसके अलावा देखेंगे विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक कहा जाता है इसको, एस्कॉर्बिक है ना। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसे एस्कॉर्बिक कहते हैं। विटामिन सी से होने वाली कमी है स्कर्वी रोग। इसमें होता क्या है, स्कर्वी में त्वचा की समस्याएं हो जाती हैं, घाव आसानी से नहीं भरते, मसूड़ों से रक्त इत्यादि आने लगता है। आपने देखा होगा ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आप देखते हैं ना, आती है एक लड़की आ जाती है फटाक से, वो एक गरीब व्यक्ति सेब खाता है और सेब जैसे ही खाता है तो मसूड़ों से रक्त आ जाता है उसके, तो वो कॉलगेट का ऐड लेकर आती है, मेरे ख्याल से लारा दत्ता का हेड है ये, तो उस पर मत जाइए। मसूड़ों से खून आ रहा है तो विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक नाम है इसका रासायनिक नाम। कमी से होने वाला रोग स्कर्वी कहाँ पाया जाएगा, खट्टे फलों में पाया जाएगा। विटामिन सी कहाँ पाया जाएगा, खट्टे फलों में। लेकिन ध्यान रखिएगा पपीते में बहुत पाया जाता है। अब पपीते में पाया जाता है, नॉर्मली आप क्या कहेंगे पपीते में नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने एक धारणा बना ली है कि विटामिन सी खट्टे फलों से पाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन सी पपीते में पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है। ध्यान रखना, मिर्च अगर आप खाते हैं तो मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। आंवला इसका सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। अगर आप एक आंवला डेली खाते हैं, चाहे फल के रूप में, चाहे मुरब्बे के रूप में, चाहे अचार के रूप में, तो आपकी इम्यून पावर बढ़ती है, आपका फैट लॉस होता है और आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी पूरी होती है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घाव आसानी से नहीं भर रहे, इसका मतलब विटामिन सी कहीं ना कहीं कम है। यह बॉडी में लोहे के अवशोषण को, है ना, एफी कहते हैं, फेरस से कहते हैं ना। यानी कि आपने क्या किया, आपने पालक खाया, पालक में आयरन होता है, अब आपकी बॉडी पालक से आयरन लेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, तो आपकी बॉडी सब्जियों से, भोजन से आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आप चाहे कितना भी भोजन करिए जिसमें आयरन हो, आपकी बॉडी ज़्यादा आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो उसका मतलब है कि नंबर 1 विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है और यह बॉडी में आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है। अर्थात विटामिन सी आपकी बॉडी में सही मात्रा में है तो आप जो भी खाना खाएंगे बॉडी उससे आयरन आसानी से ले लेगी। विटामिन सी जल में घुल जाता है और मूत्र के साथ निकल जाता है, याद रखिएगा। विटामिन सी क्या होता है, आपने कुछ विटामिन सी का कुछ भी खाया और आप क्या करेंगे, आप अगर टॉयलेट जाते हैं तो विटामिन सी आपका टॉयलेट के जरिए निकल जाता है। इसके बाद याद रखिएगा ये शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मूत्र के साथ निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने पर, इंपॉर्टेंट लाइन में पूछा गया है, अगर आप कोई सब्जी लेके आए हैं तो आपने देखा होगा महिलाएं क्या करती हैं, पहले ही उसको धो लेती हैं उसके बाद छीलती हैं। अगर आप उसको पहले छील लें उसके बाद धोएंगे तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा गया प्रश्न है। तो आपने देखा अभी विटामिन क्या होते हैं। सहायक आहार की संज्ञा हॉपकिंस ने दी। खोज कैसिमर फंक 1912 में पोलैंड के वैज्ञानिक थे। कार्बनिक यौगिक होते हैं जो आपके शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं और आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, पहली जल में घुलनशील, दूसरी वसा में घुलनशील। आपने देखा जल में घुलनशील विटामिन बी देखा, सी देखा, बी के कई सारे वेरिएंट देखे जिसमें B1 थायमीन, रोग बेरीबेरी, B2 राइबोफ्लेविन, रोग किलोसिस, B3 नियासिन, रोग पेलाग्रा, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, चर्म रोग, वृद्धि प्रभावित, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो कि सपनों को याद रखता है, इसकी कमी से एनीमिया, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। बाकी आपने देखा बायोटिन, साइनोकोबाल्मिन। आशा करता हूँ विटामिन बी और सी समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं आपसे वसा में घुलनशील विटामिन की।
जल में घुलनशील विटामिन के बाद अब देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो इसका बॉडी में है वो इन्फेक्शन को रोकना। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको रोकने में विटामिन ए बहुत ज़्यादा सहायक है। आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा में मदद करता है, अर्थात आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है, रोगों से लड़ने में आपकी क्षमता का ये विकास करता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रोग है रतौंधी रोग हो जाता है। इसके अलावा कॉर्निया, आँख की जो कॉर्निया होती है और त्वचा, जो शरीर की त्वचा होती है उसकी कोशिकाओं में कमी आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, इसकी ये क्या करता है, बॉडी में इन्फेक्शन को रोकता है और आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि विटामिन ए से जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं वो या तो इसका केमिकल नेम पूछते हैं या इससे इसकी कमी से होने वाली बीमारी पूछते हैं, तो रतौंधी का नाम आता है। लेकिन अभी हाल के कुछ वर्षों में इससे कुछ नए प्रश्न भी आना शुरू हुए हैं, जैसे कि विटामिन ए इन्फेक्शन को रोकने तथा शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होता है। यह किसको, कॉर्निया और त्वचा की कोशिकाओं में कमी के लिए जिम्मेदार है। इसकी कमी हो जाए तो कॉर्निया और त्वचा की कोशिकाओं में कमी आ जाती है और ये यकृत में अर्थात लीवर में स्टोर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पाया कहाँ कहाँ जाएगा, तो मछली के लीवर में पाया जाएगा। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, मछली का जो लीवर होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है मछली के लीवर में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा होगा, तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो मछली के लीवर में विटामिन ए तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन डी होता है। अब विटामिन ए के और स्रोत की अगर बात करें तो गाजर इसका मुख्य स्रोत है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, गाजर इसका मुख्य स्रोत है। पीले फल जितने भी आप खाएंगे उसमें विटामिन ए मिलेगा, पालक में मिलेगा, ब्रोकली जो हरी गोभी होती है, गोल्डन चावल याद रखिएगा, गोल्डन चावल इसका एक बहुत अच्छा स्रोत है। आप जो चावल खाते हैं देखा होगा, गोल्डन कलर का जो चावल आता है, और नॉर्मली इसको गोल्डन चावल की किस्म को जानबूझकर विकसित किया गया था ताकि ऐसे इलाकों में जहां विटामिन ए की कमी है, लोगों में डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, उन लोगों को विटामिन ए की कमी पूरी की जा सके। तो गोल्डन चावल विटामिन ए का बहुत बढ़िया स्रोत है। दूध, मक्खन, आम विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। ध्यान रखिए, पके हुए आम जो आप खाते हैं, आजकल पके आम आ रहे हैं, विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील है, रेटिनॉल इसका नाम है, बाकी सब आपने इसके बारे में देखा। विटामिन डी की अगर बात करें, विटामिन डी जिसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। तो आप देखते हैं कैल्सीफेरॉल से कैल्शियम से लगना कैल्सी और कैल्शियम, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी हड्डियों दांतों के लिए इंपॉर्टेंट आप जानते हैं। तो विटामिन डी का जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह भी यकृत में स्टोर हो जाता है, याद रखिएगा, यह भी यकृत में अर्थात आपके लीवर में, मैंने आपको बताया लीवर आपका यहाँ होता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सूखा रोग बच्चों में भी होता है और वयस्कों में भी होता है। यानी कि विटामिन डी की कमी अगर बच्चों में हो जाए तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है, और अगर वयस्कों में कमी हो जाती है तो उनको जो रोग होता है सूखा रोग, उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, याद रखिएगा। दोनों ही सूखा रोग है, लेकिन बच्चों में सूखा रोग का नाम जो कि विटामिन डी की कमी से हो रहा है उसका नाम रिकेट्स है, और वयस्कों में जो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से हो रहा है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में एक कोरोना पर रिपोर्ट आई है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई उनके डेथ के चांस ज़्यादा हैं। तो विटामिन डी आप धूप से प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी खाने पीने में आप बहुत सारी चीज़ों के जरिए, दूध के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। रोज़ाना आप आधा घंटे धूप में ज़रूर बैठें, और सुबह जब धूप निकलती है उस समय आप धूप में बैठें, क्योंकि दोपहर में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, विटामिन डी ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय कोरोना काल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया इसका नाम कैल्सीफेरॉल, यकृत में स्टोर हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। मक्खन, दूध, अंडा, मछली का यकृत, जैसा कि मैंने आपको बताया, मछली का यकृत भी इंपॉर्टेंट है। मछली के यकृत में ए पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है। सूर्य प्रकाश, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो ऑप्शन आता है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य प्रकाश से होता है। आप समझिएगा बात को, देखिएगा, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता। सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा से टकराता है, सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा से टकराता है तो हमारी त्वचा में एक तत्व होता है इर्गेस्टेरॉल।
हमारी त्वचा में एक शब्द होता है, इसका नाम है इर्गेस्टेरॉल। इर्गेस्टेरॉल के संग क्रिया करने के बाद विटामिन डी बन जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के प्रकाश में सीधे तौर पर विटामिन डी नहीं होता, सूर्य के प्रकाश में सीधे तौर पर विटामिन डी नहीं होता, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो हमारी त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल, जो आपके सामने लिखा हुआ है इर्गेस्टेरॉल, इससे क्रिया करने का विटामिन डी बन जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन ए देखा, विटामिन डी देखा। विटामिन ई की अगर बात करें, उसका नाम है टोकोफेरॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। याद रखिएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, लिंग ग्रंथियां जो होती हैं मनुष्य में, है ना, उनकी सामान्य क्रिया विधि के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, इसकी कमी से जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। जो मनुष्य के जो रिप्रोडक्शन करने वाले जो अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जननांग होते हैं, जनन करने वाले अंग होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक विटामिन है ये। मूंगफली के तेल से प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, गेहूं के अंकुर का तेल, ये बहुत बार पूछा जाता है। गेहूं के अंकुर के तेल से भी प्राप्त होता है। बादाम में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा और अंडे की जर्दी में मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है। इससे त्वचा संबंधी और बालों संबंधी रोग भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगली बात करते हैं विटामिन के की। तो इसका नाम है फिलोक्विनोन, केमिकल नाम इसका, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। सबसे इंपॉर्टेंट काम, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। याद रखिएगा, रक्त का थक्का, जब भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद आपकी रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे कि खून ना बहे। रक्त का थक्का जमने के लिए याद रखिएगा कई सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। कैल्शियम भी इसमें हेल्प करता है। रक्त का थक्का जमने में कैल्शियम भी हेल्प करता है। प्लेटलेट भी, आपके बॉडी में जो प्लेटलेट होती हैं, ब्लड के अंदर प्लेटलेट जो होती हैं, वो भी हेल्प करती हैं। और विटामिन के भी हेल्प करता है। तो यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का अर्थात ब्लड क्लॉटिंग होने में समस्या होगी। तो रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। आंत के जीवाणुओं द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है ना। आंत के जीवाणु में आपको बताया था विटामिन बी12 है, जिसको हमने साइनोकोबालमिन कहा था, उसका भी संश्लेषण आंत के जीवाणु कर रहे थे। और विटामिन के यानी कि विटामिन बी12 और के दोनों का संश्लेषण आंत के जीवाणु करते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि आंत के जीवाणु किन किन विटामिन का संश्लेषण करते हैं। विटामिन बी12, विटामिन के। ध्यान रखिएगा, कहाँ से मिलेगा? अंडा, दूध, गोभी और सोयाबीन इत्यादि से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो समझ के चलिए, आपके विटामिन के मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ाए। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, बहुत से रोगों से लड़ने में आपकी हेल्प करता है। विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमर फंक 1912 में, जो कि पोलैंड के वैज्ञानिक थे। विटामिन को सहायक आहार की संज्ञा किसने दी? जिनका नाम था हॉपकिंस। विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी। दूसरे जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी के आपने कई सारे वेरिएंट देखे, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी12, ये सब आपने देखे। सी के बारे में आपने देखा। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन देखे आपने, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आशा करता हूँ विटामिन से संबंधित आपके सीटेट, EVS लेवल के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। और जब हम कोर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो विटामिन्स को और अलग लेवल से पढ़ेंगे, क्योंकि अन्य परीक्षाओं में जब आप थोड़े अच्छे लेवल की परीक्षाएं देते हैं तो विटामिन से और अंदर से सवाल आते हैं, मैं वहाँ उनको कवर करूँगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हों तो शेयर कर दें। थैंक यू।